नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। बिहार की राजनीति से अलग हटकर देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की राजनीति में खेला होने या ना होने को लेकर जो कयासों का बल कयास पिछले कुछ दिनों से लगाए जा रहे थे, उसको आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है शरद पवार के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए, ये नो एंट्री का बोर्ड उनसे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए तो नुकसानदायक नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देवेंद्र फडणवीस, खासतौर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की जो सुर है वो अपने धुर विरोधी शरद पवार को लेकर बदलते हुए नजर आने लगे थे। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस से जब उद्धव ठाकरे के साथ आने या ना आने को लेकर सवाल पूछा गया, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए नजर आए कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। राज ठाकरे कभी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन आज राज ठाकरे हमारे साथ है, हमारे मित्र है। यानी सीधा सीधा कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ये इशारा करते हुए नजर आ रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यानी देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को भी अपने साथ ले सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस शरद पवार को भी अपने साथ ले सकते हैं। जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका तैयार कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले महाराष्ट्र की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण तमाम नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि भविष्य में कभी राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें बड़ा पद मिलने की उम्मीद जगेगी तो महाराष्ट्र की धरती से कोई भी नेता, भले ही वो विरोधी दल का क्यों ना हो, वो देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर नहीं पाएगा। याद कीजिए उस दौर को जब प्रतिमा देवी सिंह पाटिल को कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। महाराष्ट्र में राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए तमाम राजनीतिक दल प्रतिमा देवी सिंह पाटिल के समर्थन में आ गए थे। देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि जब केंद्र की राजनीति में उन्हें बड़ा पद मिलने का मौका आए तो तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखे, उनके साथ खड़े नजर आए। यानी महाराष्ट्र की धरती छोड़ने से पहले वो किसी भी राजनेता के मन में अपने लिए कोई खटास नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की उस मंशा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे या आप में से ज्यादातर लोगों का ये कहना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं, अब कौन सी राष्ट्रीय भूमिका की बात हो रही है? तो मैं आपको याद दिलाऊंगा 2012-13 का नरेंद्र मोदी का वाक्य। 2012 में नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते जीतते एक अपराजय की छवि गुजरात की राजनीति में बना चुके थे। लेकिन उसके बावजूद जब भी उनसे यह सवाल पूछा जाता था कि क्या आप केंद्रीय राजनीति में जाएंगे, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो मैं याद दिला दूं क्या कहते थे नरेंद्र मोदी। मैं तो पार्टी का आदमी हूं जी, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का स्वयंसेवक हूं। पार्टी ने जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी को निभाया। पार्टी ने कहा हरियाणा चले जाओ, मैं हरियाणा चला गया। पार्टी ने कहा हिमाचल चले जाओ, मैं हिमाचल चला गया। पार्टी ने जब भी जहां जहां जब जब मुझे जाने को कहा, मैं वहां चला गया। पार्टी ने कहा गुजरात में जाकर जनता की सेवा करो, तो मैं यहां आ गया, गुजरात की जनता की सेवा कर रहा हूं। पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी मैं उसको मानूंगा। यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के तमाम बयानों, तमाम इंटरव्यू का लबोलुआब यही होता था कि गुजरात की राजनीति में बहुत हो गया, गुजरात में लगातार वो चुनाव जीतते जा रहे हैं, अब उन्हें केंद्र की राजनीति में आना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है। कुछ उसी तरह के जवाब, कुछ उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल आजकल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने भी बिल्कुल नरेंद्र मोदी के स्टाइल में जवाब दिया कि हमारे यहाँ पार्टी तय करती है, हम तय नहीं करते, हम तो कार्यकर्ता है। पार्टी जब भी जो भी आदेश देगी मैं उसका पालन करूंगा। यानी लबोलुआ फिर वही है। केंद्र की राजनीति में आने की इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी इच्छा है और उससे भी बड़ा पद देश का प्रधानमंत्री का पद लेने की भी इच्छा है। लेकिन
खुलकर कहने की बजाय बिल्कुल उसी नपे तुले सधे हुए अंदाज में कहते हैं, जैसे अंदाज में एक माहिर नेता के तौर पर, एक शानदार माहिर राजनेता के तौर पर नरेंद्र मोदी एक जमाने में कहा करते थे। अब नरेंद्र मोदी आइडियल बन चुके हैं। उसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए देवेंद्र फडणवीस भी उसी तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी जो भी कहेगी वो उस भूमिका को निभाने को तैयार है। पार्टी कहेगी दिल्ली चले जाओ तो वो दिल्ली आने को तैयार है। पार्टी कहेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार है। और जो कुछ उन्होंने नहीं कहा उसको भी समझिए कि वो देश का नेतृत्व करने को भी तैयार है, यानी प्रधानमंत्री बनने को भी तैयार है। और इसके लिए दिल्ली की राजनीति में आने से पहले वो एक एक करके तमाम गोटियां सेट करना चाहते थे। एकनाथ शिंदे उनके साथ खड़े हैं, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार उनके साथ खड़े हैं, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो उनसे नाराज शरद पवार है, जिनकी पार्टी को तोड़कर वो अजीत पवार को अपने साथ लेकर आए हैं, शरद पवार के लिए भी उनके शब्दों के जो तीखे बाण होते थे वो तीखापन खत्म होता जा रहा है। जिस उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे को अपने गठबंधन के साथ लाए हैं, उन उद्धव ठाकरे साहब के लिए भी उनके शब्दों का तीखापन बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की इस रणनीति पर एक तरह से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। और वो भी कहां से लगाया? महाराष्ट्र की धरती पर जाकर लगाया। किसके सामने बोला? महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने बोला, पुरजोर शब्दों में बोला। और एक तरह से वो देवेंद्र फडणवीस के सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने महाराष्ट्र के नेताओं के सामने बोलते हुए दिया। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई। परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था 2019 को, विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर, बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। सुना आपने अमित शाह क्या कह रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? कहां वो कह रहे हैं? महाराष्ट्र की धरती पर जाकर उन्होंने कहा है। शिरडी में महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है। शिरडी में महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश के नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है। और अमित शाह की भावना, अमित शाह का बयान अगर आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा तो मैं अमित शाह के बयान को लेकर जो उनके ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने जो पोस्ट किया है, जो ट्वीट किया है, वो भी पढ़कर सुनाता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ऑफिस ऑफ अमित शाह। अमित शाह के ऑफिस ने उनके भाषण के अंश को, उनके बयान को जो ट्वीट किया है, महाराष्ट्र की विजय ने शरद पवार जी, दोबारा महाराष्ट्र की विजय ने शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी की दगा देने की राजनीति को 20 फुट जमीन के नीचे दफनाने का काम किया है।
शब्दों पे गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जो जीत मिली है, उस जीत ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की दगा देने की राजनीति को 20 फुट जमीन के नीचे दफनाने का काम किया है। झूठ फरेब करके मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे जी को महाराष्ट्र की जनता ने उनकी जगह बताने का काम किया है। और अगर ये बयानों की श्रृंखला में देखेंगे तो वो लगातार शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं, लगातार वो तीखा हमला इन पर बोल रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत बता रहे हैं। और एक और ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा, गौर कीजिएगा उनके शब्दों पे, अमित शाह के शब्दों पे। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि देश में सिर्फ सिद्धांतों की राजनीति चलेगी। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर परिवारवादी राजनीति करने वालों को जोरदार जवाब देकर परिवारवाद को नकारने का काम किया है। और सोचिए कि परिवारवाद को लेकर अमित शाह बोल रहे हैं, वो अमित शाह बोल रहे हैं जिनके बारे में लगातार विरोधी बोलते रहते हैं, कई पिता पुत्रों की जोड़ी के नाम गिनाते हुए कि परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। लेकिन चलिए, परिवारवाद यहाँ मसला नहीं है। अगर परिवारवाद मसला होता तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं होते। मसला उससे कहीं बड़ा है। महाराष्ट्र की जीत के बाद आप याद कीजिए कितने दिनों तक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोक के रखा गया। आखिर किसके सर पर, किसके कंधे पर सवार होकर एकनाथ शिंदे भाव खाते हुए नजर आ रहे थे। एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव भी बैठ गए थे। विधायकों की संख्या पे गौर कीजिएगा, क्या जितने विधायक एकनाथ शिंदे के जीत कर आए थे, क्या उस विधायकों की तुलना में एकनाथ शिंदे कोई शर्त थोपने की स्थिति में थे? लेकिन उन्होंने फिर भी शर्तें थोपी, वो फिर भी नाराज होकर अपने गांव चले गए और तमाम मलाईदार मंत्रालयों पर एक तरह से उन्होंने कब्जा भी कर लिया। कहा तो यहां तक जा रहा था कि दिल्ली में जो मुलाकात हुई थी तमाम नेताओं की, उस मुलाकात के बाद जब एकनाथ शिंदे और अमित शाह की 1-to-1 मुलाकात हुई थी तो उसी में एकनाथ शिंदे की बगावत, एकनाथ शिंदे की नाराजगी का पूरा प्लान तैयार किया गया था। लेकिन आखिरकार संघ की चली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में नरेंद्र मोदी को पहले झुकना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को मनाया, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन संघ की योजना कुछ और है। संघ देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहता है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भले ही न लाना चाहे, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा चेहरा बनाकर दिल्ली की राजनीति में लाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी इच्छा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी भी इस बात को बखूबी समझती है, अमित शाह भी इस बात को बखूबी समझते हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को पहले मुख्यमंत्री बनने से रोका गया और अब जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुजरात में तमाम राजनीतिक दलों को नरेंद्र मोदी ने एक जमाने में साधा था, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित शाह पहुंच गए, महाराष्ट्र की धरती पर पहुंच गए और महाराष्ट्र की धरती से ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के सपनों पर ब्रेक लगाने वाला बयान दे दिया। निश्चित तौर पर अमित शाह ने शिरडी की धरती से महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं को जो संदेश दे दिया है, जो गुरु मंत्र दे दिया है, देवेंद्र फडणवीस के गुट के नेता इसको तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो दूसरे गुट के नेता है, खासतौर से जो केंद्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो इसको मानेंगे। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, प्रवक्ता शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी तेज करेंगे। और जितनी बयानबाजी तेज होगी, जितनी तलखी बढ़ेगी नेताओं राजनीतिक दलों के बीच, उतना ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के मिशन को चोट पहुंचेगा। अब देखने वाली बात होगी कि देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह ने जो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, जो फुल स्टॉप लगा दिया है, उसको हटाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, कैसे कामयाब हो पाते हैं। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के अंदर अब एक नया घमासान शुरू हो गया है और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भी एक नया घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई किस मकाम तक पहुंचेगी, देवेंद्र फडणवीस कितना कामयाब हो पाएंगे, उससे भी बड़ा सवाल कि देवेंद्र फडणवीस तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को साधने के अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाएंगे, अमित शाह से कितना वो लड़ पाएंगे और अमित शाह से लड़ाई में किस तरह से वो जीत पाएंगे।
ये उनकी क्षमता से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना आगे जाकर उनका समर्थन करने को तैयार होगा। क्योंकि याद कीजिए दौर 2013 का वाकया, नितिन गडकरी को आज तक इस बात का अफसोस है कि जब उन्हें घेर कर, चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु की तरह राजनीतिक रूप से मारा जा रहा था, राजनीतिक रूप से अलग थलग किया जा रहा था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। तो आरएसएस और मोहन भागवत देवेंद्र फडणवीस के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े होते हैं, ये इसी पर तय होगा कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में कितना जीत पाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से कितना जीत पाते हैं, और कामयाब होकर वो आरएसएस के सपने को साकार करने के लिए, आरएसएस के मंसूबे को पूरा करने के लिए देश की राष्ट्रीय राजनीति में आ पाते भी हैं या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।